नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज की अपनी क्लास चल रही थी। पिछली क्लास में हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। इस क्लास में हम त्रिभुजों की समरूपता सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सर्वांग समता की परिभाषा मैं रिकॉल करवा दूं आपको। हमने पढ़ा था कि आकृति एवं आकार समान होना आवश्यक है त्रिभुजों की सर्वांग समता में। तो देखिए, ये जो दो सर्कल अपने पास, यदि एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल अपन रख देते हैं तो नीचे वाला सर्कल हमें नजर नहीं आता है। यानी कि ये आकृति तो वृत्त की है और आकार भी इसका क्या है, नीचे वाले वृत्त के बराबर है। तो ये दोनों आकृतियां क्या है, सर्वांग सम कहलाती है। अब अपन देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता के अंदर क्या आवश्यक है। देखिए, इसमें आप छोटी सी नई बात अलग से देखेंगे कि आकृति समान होना आवश्यक है, लेकिन आकार का समान होना आवश्यक नहीं है। आकार समान होना आवश्यक नहीं है। ये थोड़ी सी भिन्नता है सर्वांग समता में और समरूपता में। सर्वांग समता में आकृति और आकार दोनों समान होना जरूरी है, लेकिन त्रिभुजों की समरूपता में आकृति समान होना जरूरी है, लेकिन आकार का समान होना आवश्यक नहीं है। तो देखिए, इसको थोड़ा डिटेल से अपन अपने दिमाग में फिट करते हैं। मैंने यहां पर सर्कल बना रखे हैं। ये बड़ा सर्कल, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा और ये इससे छोटा। लेकिन इनके चारों के बारे में अगर अपन सर्वांग समता की बात करें तो ये चारों वृत्त सर्वांग सम तो नहीं है, लेकिन ये समरूप अवश्य है। ये सर्वांग सम नहीं है, लेकिन ये समरूप है, क्योंकि समरूपता की परिभाषा है आकृति समान होना आवश्यक है, आकार का समान होना आवश्यक नहीं है। तो ये चारों आकृतियां किसकी है, वृत्त की है, इसलिए ये समरूप आकृतियां हैं। इसी तरीके से नीचे देखो, आयत बना रखा है। तो आयत, ये बड़ा आयत है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा और ये इन चारों में सबसे छोटा है, लेकिन है आयत की आकृति, इसलिए ये चारों आयत समरूप होंगे। लेकिन चारों आयत सर्वांग सम नहीं है। चारों आयत सर्वांग सम नहीं है, क्योंकि सर्वांग समता की शर्त क्या है, एक आकृति के ऊपर अगर दूसरी आकृति अपन रखते हैं तो वो ओवरलैप हो जानी चाहिए, उसको पूरी पूरी तरीके से ढक लेना चाहिए। अब देखते हैं नीचे, ये मैंने कैमल यानी कि रेगिस्तान का जहाज, ऊंट का चित्र ले रखा है। इसमें ये एक छोटा ऊंट है, ये एक बड़ा ऊंट है। अब छोटे बड़े से अपने को मतलब नहीं है, लेकिन है तो ऊंट, इसका मतलब ये जो दोनों ऊंट की आकृतियां है वह क्या है, समरूप होगी। इसी तरीके से यहां हाथी का चित्र ले रखा है, हाथी का बच्चा है, ये हाथी बड़ा है लेकिन है हाथी जैसा ही, तो ये समरूप होंगे, लेकिन सर्वांग सम नहीं होंगे। अब इसको और अधिक गहराई से देखते हैं। इनको आप पहचानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ये अपने देश के बहुत ही बड़े गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन है। इनका फोटो है, ये बड़ा फोटो है आयत के रूप में, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा। लेकिन इनके आकार को देखते हैं तो आकार में क्या है, समानता है। आकृति में क्या है, समानता है, लेकिन आकार में क्या है, ये छोटे बड़े हैं। तो हमें ने पढ़ा क्या है, आकृति समान होना जरूरी है, आकार का समान होना आवश्यक नहीं है। तो अपने ये देश के महान गणितज्ञ की जो तीनों पिक है वो समरूप है, लेकिन सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है। अब इसी तरीके से यहां पर ये जो अपन ट्रायंगल की, त्रिभुज की अपन क्लास ले रहे हैं, तो त्रिभुज के देखो, बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो आकृति तो सबकी क्या है, त्रिभुज की है, लेकिन आकार क्या है, घटते क्रम में है, छोटा हो रहा है, और इधर से चले तो बढ़ रहा है। तो आकार का समान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन आकृति समान होना आवश्यक है, इसलिए ये चारों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। अब अपन आगे बात करें इसके अंदर। एक ही त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं। समान लंबाई की भुजा वाले सभी वृत्त
सर्वांग सम होते हैं। इसी प्रकार समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज भी सर्वांग सम होते हैं। अब देखो, त्रिज्या समान है, लंबाई समान है और अगर भुजाएं समान है तो सभी बहुभुज क्या है, सर्वांग सम होते हैं। तो सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। इसका मतलब हम एक लाइन कह सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है? हाँ, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम कहेंगे अपना जवाब होगा सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांग सम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सर्वांग समता की शर्त क्या है, एक त्रिभुज के ऊपर दूसरे त्रिभुज को ओवरलैप हो जाना चाहिए, उसको ढक लेना चाहिए। लेकिन यहां पर देखते हैं ये छोटे बड़े ढक नहीं पाता है। आकृति में आकृति तो समान है लेकिन आकार समान नहीं है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं है। अब आगे देखते हैं, दो त्रिभुज समरूप होंगे। अब अपन समरूपता के ऊपर गहनता से चर्चा करेंगे। दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी आकृति समान हो, उनका आकार समान होना आवश्यक नहीं है। अर्थात यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि ये दो त्रिभुज के अंदर तीन कोण बनते हैं, यदि ये तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज भले ही आकृति में छोटे और बड़े हो, आकार में छोटे और बड़े हो, लेकिन ये समरूप कहलाएंगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यहां हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहां ब्रैकेट में त्रिभुज लिख दिया है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज यानी कि दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब इनके सभी संगत कोण बराबर हो, इनके सभी संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। देखो दो कंडीशन यहां पर अपन देखेंगे, दोनों के सभी संगत कोण बराबर हो। तो यहां पर देखो दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। तो संगत कोण बराबर होने का मतलब है यहां पर कोण ए है, यहां पर कोण पी है, तो कोण ए का मान बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण बी का मान बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, और कोण सी का मान बराबर होना चाहिए कोण आर के। तो दोनों त्रिभुज के अगर संगत कोण आपस में बराबर है तो वह दोनों त्रिभुज यानी कि दोनों बहुभुज समरूप होंगे। अब दूसरा बिंदु क्या है, दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अब संगत भुजा का मतलब क्या हो गया, इधर से अगर अपन ये ए बी भुजा लेते हैं, अगर अपन ए बी भुजा लेते हैं तो इधर से ये पी क्यू भुजा लेंगे, तो ए बी बटा पी क्यू का मान बराबर होना चाहिए, ए बी बराबर हो बटा पी क्यू बराबर हो ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर। तो देखिए ए बी भुजा बटा पी क्यू, और इधर से अपन ए सी भुजा ले रहे हैं तो इधर से पी आर भुजा, और इधर से बी सी भुजा ले रहे हैं तो इधर से क्यू आर भुजा। तो इनका ये जो अनुपात है वह बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि दोनों बहुभुज यानी कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब देखिए सर्वांग समता को हमने बराबर के चिन्ह के ऊपर इस तरीके से जिगजैग लाइन के रूप में दर्शाया था, लेकिन यहां समरूपता में जो समरूपता का प्रतीक है वह ओनली जिगजैग लाइन के रूप में है। अतः यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है तो अपन इस तरीके का सिंबल लगाकर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब अपन आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय यह है कि इस त्रिभुज की समरूपता के अंतर्गत थेल्स प्रमेय, अनुपातिकता प्रमेय। देखिए यहां पर अपन ने एक कोण ले रखा है, एक बी ए सी, कोण बी ए सी, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कोण सी ए बी। यहां से हमने एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर नाप ले रखा है इस रेखा पर, इनको नाम दिया अपन ने P1, P2, D, P3 और B। बिंदु B से
एसी रेखाखंड पर, ये जो एसी रेखाखंड है इस पर हमने इसको एक सीधी रेखा के द्वारा मिला देते हैं। अब ये जो डीई रेखा है वह डीई रेखा जो है बीसी के समांतर है। हम डीई रेखा बीसी के समांतर खींचते हैं, यानी कि ये कहीं पर भी मिले हुए हैं। अब यहां पर आपको पहले से नाप दिया गया है कि जो एई है वह 3.3 है और ईसी है वह 2.2 है, और इधर से ये प्रत्येक 1 सेंटीमीटर की इकाई पर है। ये 3.3 सेंटीमीटर और ये 2.2 सेंटीमीटर, और इधर ये प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लगे हुए हैं। तो जो थेल्स प्रमेय है या जो अनुपातिकता प्रमेय है वह ये होती है कि एडी बटा डीबी का जो अनुपात है, ये इधर से एडी बटा डीबी का जो अनुपात है वह एई बटा ईसी के बराबर होता है। यदि कोई दो कोण, एक कोण बना हुआ है दो रेखाखंडों के बीच में ये, और इनके बीच में कोई दो समांतर रेखाएं इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर इस भाग का इस भाग के साथ अनुपात जो अपन लेते हैं वह इस भाग का इस भाग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि एडी बटा डीबी बराबर होता है एई बटा ईसी। तो देखिए एडी का मान यहां हम देख रहे हैं कि ये हमने 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर अपन ने नाप लिया था, तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर नाप लिया, तो यहां से देखिए ये 1, 2, 3 पॉइंट हो जाते हैं, तो ये 3, और डीबी का मतलब 1 और 2, 3/2। इधर से एई लेते हैं तो 3.3 आता है और ईसी लेते हैं तो 2.2 आता है, तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, तो देखिए 3/2 के बराबर प्राप्त होता है। तो थेल्स प्रमेय या अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है? किसी भी कोण के मध्य, अब इससे एक त्रिभुज भी बनाया जा सकता है, इस पर एक आधारित क्वेश्चन मैं आपको आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तब तक आप इसको याद रखें। कोई भी दो कोण जो बन रहा है उसके बीच में अगर कोई दो समांतर रेखाएं उनको प्रतिच्छेद कर रही है तो इनका जो अनुपात है वह बराबर होता है। आगे देखिए, अब समरूपता को अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 है ट्रिपल ए समरूपता नियम, एंगल 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 समरूपता नियम, और साइड 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 समरूपता नियम। एक है साइड एंगल साइड समरूपता नियम। तो जैसा कि इनके नाम से ही आप जान रहे हैं कि एंगल 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 है, इसका मतलब कोई भी जो दो बहुभुज आपको दिए गए हैं उसके संगत कोण जो है आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोण ए जो है वह कोण डी के बराबर होगा, कोण सी जो है कोण एफ के बराबर होगा, और कोण बी जो है वह कोण ई के बराबर होगा। अगर ये कंडीशन दोनों बहुभुजों में प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। मैं यहां पर क्या है इनका वेरिफिकेशन नहीं करवा रहा हूं कि इनको इनके प्रमाण की कैसे जांच करें, हमें बस इतना याद रखना है कि एंगल 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 समरूपता नियम में दोनों बहुभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। देखिए नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः समान हो, यानी कि अगर इधर से अपन ये लेके चले कि कोण ए और कोण सी, तो इधर से कोण डी और कोण एफ, ये लगातार दोनों कोण हो गए, दो कोण यहां के ले रहे हैं तो दो कोण यहां के, ये क्रमशः अगर समान है तो त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से दोनों के तीसरे कोण भी बराबर होंगे, यानी कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसका तीसरा कोण भी क्या होता है, इन दोनों कोणों के प्रत्येक कोण के एक के बराबर होता है। अतः यहां ट्रिपल ए समरूपता गुणधर्म के स्थान पर डबल ए समरूपता गुणधर्म से भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि जो हम एंगल 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 समरूपता नियम कहते हैं उसको हम एंगल एंगल समरूपता नियम से भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको एग्जाम में एंगल एंगल समरूपता भी दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है अगर डबल ए आ जाए या ट्रिपल ए आ जाए तो उस स्थिति में त्रिभुज समरूप होंगे। आगे देखते हैं साइड 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 समरूपता नियम, यानी कि संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहां पर अपन एसी भुजा को लेकर देखें तो इधर से ये एफ डी भुजा के बराबर होगा
और इधर से सीबी भुजा को ले तो वह एफ ई भुजा के बराबर होगा, और इधर से अगर ए बी भुजा को लेते हैं तो वह डी ई भुजा के बराबर हो। अगर ये कंडीशन अपन को दो बहुभुजों में यानी कि दो त्रिभुजों में प्राप्त हो जाती है तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये समरूपता का अपना सिंबल है, प्रतीक है। अब तीसरा जो इसके अंदर समरूपता का नियम है वह साइड एंगल साइड का है। जैसे कि एक साइड अपन ने ये ले ली, दूसरी साइड अपन ने ये ले ली। अब इसके बीच में एंगल आ रहा है तो एंगल अपन इसके बीच का लेंगे, न कि यहां वाला। जो दो भुजाएं लेके चल रहे हैं, दो रेखाखंड लेके चल रहे हैं, तो क्रमशः उनके बीच में जो कोण बन रहा है उस कोण को अपन लेंगे, क्योंकि यहाँ कोण बीच में है। इनके क्रम का बहुत महत्व रखता है यहाँ पर। तो देखिए इसकी साइड हो गई है ए सी और एक साइड है बी सी। कोण है इसका सी पर। तो साइड एंगल साइड, तो ए सी का जो मान है वह डी एफ के बराबर हो और बी सी का जो मान है वह ई एफ या एफ ई के बराबर हो, और कोण सी का जो मान है वह कोण एफ के बराबर है। तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। आगे देखिए थेल्स प्रमेय पर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीधा सीधा कई बार क्या होता है एग्जाम में किताब से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में, ये आकृति जो दी गई है, देखो ये दो कोण बन रहे हैं यहाँ पर। मैं भी आपको कह रहा था थेल्स प्रमेय के लिए ये कोण बन रहा है। अब यहां से इनके जो अंतिम सिरा है इसको यहां पर मिला दिया और ये इसके समांतर रेखा है। तो थेल्स प्रमेय अपने को क्या कहती है कि एडी बटा डीबी का मान, एडी बटा डीबी का मान बराबर है ए ई बटा ई सी के, ए ई बटा ई सी के। ये थेल्स प्रमेय होती है। इसको अपन अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं, अनुपातिकता प्रमेय। तो देखिए आपको एडी का मान दिया गया है, डीबी का मान दिया गया है, ए ई का मान दिया गया है और इसी का मान दिया गया है। ये रखकर हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है तो हम अक्ष का मान डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जस्ट फॉर यू है, इसके लिए आप खुद प्रैक्टिस करें। अब आगे अपन एक क्लास में त्रिभुज के जो विभिन्न प्रकार के नियम है 15 से 20 नियम अपन लेकर चलेंगे। उसके बाद में अपन प्रैक्टिस पर आधारित क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।